वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस, जो कि पहले कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये किस टॉपिक के अंदर आता है इंग्लिश ग्रामर में। कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, ये हमारे टेंस का ही एक पार्ट होता है। एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिला है, कई बार टेंस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस टेंस का ही एक पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अलग से कोई टॉपिक नहीं है कंडीशनल सेंटेंस जैसा, मतलब ये टेंस का एक पार्ट है, इसमें सारे के सारे हम टेंस ही पढ़ने वाले हैं। मींस टेंस के कुछ रूल्स जो हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वैसे कंडीशनल सेंटेंस तो कई तरह के होते हैं, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, मिक्स कंडीशन, इस टाइप से होते हैं। पर जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उस पर फोकस करने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे उनको सॉल्व करना है। इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल जो वर्ड है हमारा कंडीशन वर्ड से बना है, और कंडीशन का शायद आपको मीनिंग पता होगा कि कंडीशन मीन्स होता है शर्त। ठीक है, तो जहां पर कोई एक शर्त हो मीन्स एक कंडीशन हो। यहाँ पर ध्यान रखिए हमेशा टू सेंटेंस जुड़े होते हैं, जहां पर कंडीशन होती है कि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन से जुड़ी होगी, या पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होगा, जुड़ा होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं पास होऊंगा, तो यहाँ पर कंडीशन है ना कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो ही आप पास होगे। तो कंडीशन है कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड है, कंडीशन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जैसे अगर मैं वहां जाता तो मैं उससे मिलता, तो कंडीशन है यहाँ पर कि पहला सेंटेंस में कुछ कंडीशन दी हो जो दूसरे सेंटेंस को फुलफिल करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जहां पर कुछ कंडीशन जुड़ी हुई होती है, जहां पर कुछ शर्त होती है। तो अब कंडीशनल सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट 4 रूल्स इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि 4 पॉइंट्स हम इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जिसको आपको याद रखना है। फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में इफ वर्ड दिख जाए, ज्यादातर कंडीशनल सेंटेंस देखने को मिलेंगे कि इफ वर्ड से होते हैं, कि अगर इफ वर्ड दिख जाता है किसी सेंटेंस में, एज इफ वर्ड दिखता है, एज दो वर्ड दिख जाता है, या फिर अगर सपोज वर्ड हमें मिल जाता है, या फिर अगर आई विश, ही या शी विशेष, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, अगर ये हमें सेंटेंस में देखते हैं, इफ, एज, दो, सपोज, आई विश, ही या शी विशेष, अगर हमें ऐसे कुछ वर्ड सेंटेंस में देखते हैं तो हमें क्या वर्ब यूज करनी है, क्या हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, क्या हम सेंटेंस में लगाएंगे। वर्ब हम देखेंगे क्या हमें यूज करना है, उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक सेंटेंस जिसमें आपको थोड़ा समझना है कि हमें सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर कोई कंडीशन दी हुई है, या फिर ये सपोजिशनल सेंटेंस है जहाँ पर हम कुछ कल्पना की बात कर रहे हैं, इसको भी हम कंडीशनल सेंटेंस में मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शर्त होती है, या फिर आप इस टाइप के सेंटेंस को सपोजिशनल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस जहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं किसी चीज को कि यदि ऐसा हो, मानो ऐसा हो, जैसे कि, या सपोज आई विश, मेरी ऐसी इच्छा है, ही विशेष है, शी विशेष, मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंस को हम सपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं, उसको कंडीशनल सेंटेंस में कहना कोई गलत बात नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं इसमें अगर इस तरह से लिखा हो कि he behaves as if he dash a king, सिंपल सा सेंटेंस है, हमने देखा he behaves as if he dash a king। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें से हमें एक वर्ड दिख रहा है as if, तो ही बिहेव्स वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वो मानो ही dash a king, वो राजा हो। अब अगर इसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं वॉज, सेकंड हमारा है वर, थर्ड है हमारा हैड, और फोर्थ हम कर देते हैं यहाँ पर इज। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि इन चारों में से यहाँ पर कौन सी वर्ब आ सकती है। ही बिहेव्स एज इफ ही dash a king, वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वो राजा हो, पर वो रियलिटी में तो नहीं है ना। हम यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं एज इफ, मानो वो राजा हो, रियलिटी में वो नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जैसे वो ऐसा हो, मतलब एज इफ ही dash a king। तो जब भी ध्यान रखें ये कुछ वर्ड जो ऊपर दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई वर्ड दिखता है सेंटेंस में, तो अब यहाँ पर अगर आपको वर्ब लगानी होगी तो हम क्या लगाएंगे। ऑप्शन देखते हैं, वॉज लगा सकते हैं, वर है, हैड है, या इज है, इनमें से क्या लगाना चाहिए। अगर आपको पता नहीं हो तो शायद आप ये बोलोगे कि ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आना चाहिए, मीन्स या तो हम वॉज लेने चाहिए या तो इज लेना चाहिए, और हैड भी ले सकते हैं कि हैड भी जाता है के साथ, लेकिन आप वर्ड तक नहीं आएंगे। अगर आपको नहीं पता ये जो वर्ड है सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में, तो आप इस तक नहीं पहुंच पाएंगे कि इसके साथ वर्ड नहीं आना चाहिए। पर आप ध्यान रखें कि जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं जहां पर आप कुछ कल्पना कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर एज ए वर्ड हमें दिखा रहा है कि सपोजिशनल सेंटेंस से कल्पना कर रहे हैं कि वो बर्ताव करता है जैसे कि मानो वो राजा हो,
तो ध्यान रखें, जब भी इस टाइप के वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख जाते हैं तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा हम वर्ब को ही लगाते हैं। आई होता तो भी वर्ब होता, ही होता तो भी वर्ब है, शी होगा तब भी वर्ब है, वी होता तब भी वर्ब होता। मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको वर्ब चूज करना होगी इस टाइप के सेंटेंस में। लेकिन जहां पर हम सपोज कर रहे होंगे उस सेंटेंस में, जहां पर हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, कल्पनाशील जो वाक्य होते हैं वहां पर ध्यान रखें। इस टाइप के सेंटेंस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा ही वर अ किंग, ही वॉज अ किंग नहीं होगा, सही सेंटेंस होगा ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। ध्यान देखिए, यहाँ पर हमें वर्ड दिख रहा था एज इफ, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड लगा दिया। तो पहला पॉइंट हमारा यही कहता है कि आपको ये जो वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं एज इफ सपोज आई विश, ही विशेष, शी विशेष, तो हमेशा ये जो सपोजिशनल सेंटेंस है इसमें आप वर्ब का यूज करते हैं, आप वॉज का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आए यहाँ से, ये जो वर्ड्स दे दिए जाते हैं और हमेशा जो वर्ब है वो आप वॉज चूज कर लेते हैं, एरर के क्वेश्चन में आते हैं तो वॉज वर्ब दिख जाती है। ध्यान रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी हमें वर्ब का ही यूज करना है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा वर्ब का ही यूज करना होगा। अब सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड किस टाइप से हम कंडीशन सेंटेंस होते हैं। एक्चुअल कंडीशन सेंटेंस जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं यहीं से हमारे स्टार्ट होते हैं कि अगर जो है सेंटेंस में अगर इफ वाला क्लोज सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिया है, इफ या फिर कभी कभी व्हेन भी दे देते हैं। इफ या व्हेन वाला जो क्लोज है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फिर सिंपल प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या सिंपल प्रेजेंट में हो। कई बार ध्यान रखें इफ व्हेन के अलावा एज सून एज भी हमें देखने को मिल जाता है, अनलेस भी देखने को मिल जाता है और अनटिल भी देखने को मिल जाता है। ये भी वर्ड आ सकते हैं, इफ व्हेन एज सून एज भी देखने को मिल सकता है, अनलेस भी हो सकता है, अनटिल भी हो सकता है। अगर इफ वाले क्लोज है, ये जो जितने वर्ड्स हैं इनके साथ वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में दिया होगा, तो जो आगे आने वाला सेंटेंस है वो किसमें होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। ध्यान रखें, अगर इस टाइप का कुछ क्लोज है इफ व्हेन एज सून एज से प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है, तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए, वो फ्यूचर में होगा, वो प्रेजेंट में होगा, वो किस में होगा। अब इसको ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट अगर होता है तो आगे आने वाला सेंटेंस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जो देख रहे हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब है इसकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका सिंपल प्रेजेंट नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो इनकी थोड़ी हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसमें हमेशा वर्ब होती है। कहीं ना कहीं क्रिया की बात करते हैं, वर्ब की कहीं ना कहीं बात करते हैं। ध्यान रखें, वर्ब एक्टिव होती है इसमें, मतलब कहीं ना कहीं वर्ब की बात करते हैं जितने भी इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डू या डज का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी या फिर डू या डज का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेगेटिव में हो जाएगा डू डज नॉट, डू या डज नॉट। इंट्रोगेटिव में डू या डज का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अब अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो क्या सिंपल प्रेजेंट में भी यही होता है? नहीं, सिंपल प्रेजेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी अलग है। सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस क्या होते हैं जहां पर हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कि वह अच्छा लड़का है, अगर मैं ये लिख रही हूँ वह अच्छा लड़का है, तो इस सेंटेंस को आप क्या बोलोगे? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये है लिखना है, मतलब प्रेजेंट की बात करें, क्या एक कंटिन्यूअस है क्या? कुछ काम जारी है क्या? नहीं है। परफेक्ट हो सकता है क्या? काम कंप्लीट हो चुका? नहीं है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या? काम कुछ टाइम से चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी तो ये सेंटेंस है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टेंस का तो होगा, किसी न किसी समय की तो बात कर रहा होगा। इस यहाँ पर जो है ये जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जहां पर हम सिंपल बात कर रहे हैं, जो किसी भी टाइम की जहां पर हमने कोई बात नहीं की।
सिंपल प्रेजेंट की ध्यान रखें, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है या फिर हैज या हैव का यूज किया जाता है। बात को ध्यान रखें, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर या फिर हैज हैव का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, और इज एम आर हैज एफ के बाद आपको ध्यान रखना है, इज एम आर हैज एफ तो हमने कहाँ पढ़ी थी, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी होती है और हैज एफ क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इज एम आर अगर हैज एफ की बात करें तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, तो वो सिंपल प्रेजेंट कैसे कहलाएगा, और हैज एफ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो सिंपल प्रेजेंट कैसे कहलाएगा। जब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इज एम आर या हैज एफ के बाद या तो कोई एडजेक्टिव ले लिया जाता है या कोई नाउन होता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस तब होगा जब इज एम आर हैज एफ हो, लेकिन उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो सकता है या कोई नाउन हो सकता है, उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब होती है, ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इन दोनों को ध्यान रखना है। अब ये जो हमने लास्ट में लिखा है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस जो होगा हमारा, फर्स्ट मीन्स जो एक वाला क्लोज है या ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ वाला जो क्लोज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विल नहीं आता, विल की जगह आप कैन का भी यूज कर सकते हो, मे का भी यूज कर सकते हो, मीन्स कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, मॉडल वर्ब जो है यहाँ पर यूज हो सकती है। अब थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर कि ये जो विल वर्ड है, विल के साथ साथ और क्या क्या यहाँ पर आ सकती है, कभी कभी शेल भी देखने को मिल सकता है आपको, कभी कभी मे भी देखने को मिल सकता है, कभी कैन वर्ड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि विल ही आना चाहिए, विल के साथ साथ आप शेल का, मे का या कैन का भी यूज कर सकते हैं। विल के साथ साथ आप शेल भी आ सकता है या फिर कैन भी यूज हो सकता है या फिर मे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो विल, शेल, कैन, मे, ये चारों जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं वो यूज हो सकती हैं, प्लस जो होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगी ही होगी। तो इफ वाले जो क्लोज है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है सिंपल प्रेजेंट, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो विल, शेल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो विल, शेल, मे और कैन है इसके साथ ध्यान रखना है, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है थोड़ा हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आने वाले सेंटेंस में हमें देखिएगा जो दूसरे हम पढ़ेंगे इफ वाले क्लोज, इसका पास्ट फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखें और ये किस में यूज होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। विल का पास्ट फॉर्म थोड़ा हमें ध्यान रखना है, वुड, शेल का पास्ट फॉर्म शुड ध्यान रखना है, मे का पास्ट फॉर्म माइट ध्यान रखना है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो हम रूल्स पढ़ेंगे इफ से रिलेटेड आगे कंडीशन सेंटेंस में उसको काफी काम आएंगे, अभी हम यहीं पर देख लेते हैं। विल का पास्ट फॉर्म वुड, शेल का पास्ट फॉर्म शुड, मे का माइट और कैन का कुड होता है। विल और विल को जो जब भी हम विल की बात करेंगे तो सर्टेनिटी को शो करेगा कि कोई चीज निश्चित है, उसकी यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आप पढ़ाई, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास होऊंगा, तो ये निश्चित बात है कि हाँ आप पढ़ाई करते हो तो पास होगे, तो वो चीज क्या होगी, सर्टेनिटी को शो करेगा। शेल भी सर्टेनिटी को शो करता है, या फिर शुड की अगर हम बात करें तो वो एडवाइस का फॉर्म यहाँ पर ले लेता है। मे माइट की बात करें तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखाई देगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाई देगी। अगर आप बोलोगे कि पढ़ाई करता हूँ तो पास हो सकता हूँ, आई में पास एग्जाम, तो यहाँ पर आप मे माइट का यूज करेंगे तो ध्यान रखें वहां पर आप पॉसिबिलिटी, संभावना की बात कर रहे हैं। कैन कुड की बात करेंगे तो यहाँ पर एबिलिटी शो की जाती है, योग्यता शो की जाती है कि आप में क्षमता है, आप में योग्यता है कि आप एग्जाम को पास कर सकते हैं, जो भी है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, आगे जो इफ वाले क्लोज हम पढ़ेंगे उसमें काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो विल, शेल, मे, कैन कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, इसका पास को थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आगे हमारे काम आएगा। और ये किस कंडीशन में, सर्टेनिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफ एंड एज सून एज, अनटिल, अनलेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कैन या शेल या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमें कैसे सेंटेंस को पहचानना है, कैसे हमें वर्ड को यूज करना है। एक सेंटेंस देखते हैं, सिंपल सा जो बार बार पढ़ रहे थे, इफ आई स्टडी आई वुड पास द एग्जाम। अगर आप ये देखें, इफ आई स्टडी आई वुड पास द एग्जाम, अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं एग्जाम को पास कर लूंगा या मैं एग्जाम पास मेरा हो जाएगा। इफ आई स्टडी आई वुड पास द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक तो इफ वाला जो सेंटेंस है उसमें है स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है, मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है, यही क्लोज है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये तो ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा सेंटेंस होगा
वो किस में जाएगा हमारा, विल, शैल, कैन में, इनमें ही जाना चाहिए। पर हम तो यहाँ पर विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बात को ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट की हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगी, मतलब विल, शैल, मे, कैन प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, और इनका पास्ट फॉर्म जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, इसको ध्यान रखें। एक तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और ये कुछ पास्ट फॉर्म की बात कर ली, बिल्कुल गलत है सेंटेंस। तो आप क्या कर सकते हैं, वुड नहीं आएगा बल्कि विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल पास एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आगे आने वाला सेंटेंस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन में या शेल हो सकता है। अब एक और देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है एज सून एज व्हेन, इनके साथ भी आ सकता है। अनटिल अनलेस के साथ थोड़ा सा देखना है, अनटिल अनलेस के साथ हमें किस तरीके से यूज करना होती है। अगर मैंने ये लिखा कि अनटिल आई डू नॉट स्टडी आई कैन नॉट पास द एग्जाम, सिंपल सा है। यहाँ पर हमने लिखा कि अनटिल आई डू नॉट स्टडी आई कैन नॉट पास द एग्जाम, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तो मैं एग्जाम को पास नहीं कर सकता। इस टाइप से एरर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर हम एरर बना दें तो आपको देखना है कि यहाँ पर हम कहाँ पर एरर लगाएंगे, कहाँ पर हमारी एरर होगी। अनलेस आई डू नॉट स्टडी आई कैन नॉट पास द एग्जाम, ये हमारा सेंटेंस है। अब अगर देखें यहाँ पर हम अनलेस के साथ, मतलब ये जो क्लोज है ना, ये जो वर्ड्स है, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है क्या, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू नॉट का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो आने वाला सेंटेंस है कैन नॉट, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव हो सकता है, कैन नॉट, कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब भी सही है। तो क्या इसमें नो एरर होगी, क्या इसमें कहीं पर एरर होगी, तो थोड़ा समझिए। देखो यहाँ पर हमें एक वर्ड दिख रहा है अनलेस, अब इन्हीं दो वर्ड को आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड होता है अनलेस, एक वर्ड होता है अनटिल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अनटिल और अनलेस, ये जो दो वर्ड हैं अनलेस अनटिल, ये दोनों हमारे एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। अनलेस मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, टिल नॉट, जब तक नहीं, टिल नॉट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब अनलेस का मीनिंग ही कहीं ना कहीं निगेटिव है, तब ये दोनों वर्ड ही क्या है, निगेटिव वर्ड है, कहीं ना कहीं इनके मीनिंग में ही निगेटिव आ रहा है। अनलेस मतलब यदि नहीं, निगेटिव वर्ड है। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, निगेटिव वर्ड है। तो जब इनके मीनिंग में निगेटिव आ रहा है, तो हम क्यों इसके साथ नॉट का यूज कर रहे हैं, डबल नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। तो जब डबल नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है सेंटेंस। डबल नेगेटिव किसी भी सेंटेंस में नहीं लिया जाता। पहले से हम अनलेस का यूज कर रहे हैं जो एक नेगेटिव वर्ड है, डू नॉट का यूज कर रहे हैं जो एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसी सेंटेंस जो कॉमा के पहले एक सेंटेंस दिया है हमारा, इसमें आप डबल नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाले सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनलेस के साथ डू नॉट का यूज है, बिल्कुल ही गलत है। तो आपका क्या यूज होना चाहिए, अनलेस नहीं, बल्कि या तो आप ऐसा कर सकते हो इफ के साथ ले सकते हो, या फिर ये जो नॉट है ना ये गलत है, तो आप पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब के साथ हो जाएंगे, डू नॉट हट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपकी एरर होगी, अनलेस आई स्टडी आई कैन नॉट पास द एग्जाम। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अनलेस वाले सेंटेंस के साथ या अनटिल वाले सेंटेंस के साथ कभी नॉट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव वर्ड है। जब भी अनटिल अनलेस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो हमेशा यही देखने को मिले हैं कि इनके साथ हमेशा ही नॉट का यूज कर दिया जाता है, पर इनके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। ये थे हमारे इफ, व्हेन, एज सून एज, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ कैसे हमें टेंस लेना है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना थी। सेकेंड हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा रूल रहेगा, जो पॉइंट हमारा रहेगा कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड, वो पास्ट फॉर्म में रहेगा। हमें कैसे पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में आते हैं तो। ये कंडीशन जो होती है पास्ट में भी हो सकती है, कंडीशन प्रेजेंट में भी हो सकती है। जैसे अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो पास्ट दूंगा, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं। अगर मैंने पढ़ाई की तो मैं पास हुआ होगा या हो सकता होगा, तो पास्ट की भी हम बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आता तो मैं उससे मिलता, पास्ट की बात करें कि अगर वो आया होता, या पास्ट की बात करें आता तो मैं उससे मिलता, तो पास्ट की भी बात कर सकते हैं हम कंडीशन में। कंडीशनल सेंटेंस पास्ट भी हो सकते हैं। अगर जैसे इफ या व्हेन वाले जो क्लोज हैं तो सारे वर्ड भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं, एज सून एज या फिर अनटिल अनलेस, पर ज्यादातर वो प्रेजेंट में यूज होते हैं। इफ या व्हेन वाले जो वर्ड हैं अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में हो या फिर सिंपल पास्ट में हो, अगर इफ या व्हेन वाले जो सेंटेंस है हमारे, इफ या व्हेन वाला जो क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो या फिर सिंपल पास्ट में हो,
तो जो दूसरा सेंटेंस होता है वो आपका किस में होना चाहिए, वो आपका जैसे अभी मैंने लिखा विल कैन, इससे पहले लिखा था विल कैन शेल में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पास्ट की बात करें, अगर सेंटेंस पास्ट में होता है ना तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते एक प्रेजेंट एक पास्ट, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पास्ट फॉर्म, विल का पास्ट फॉर्म वुड, शेल का पास्ट फॉर्म शुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड या फिर मे का पास्ट फॉर्म माइट का यूज किया जाएगा। इनमें से आप किसी का भी ले सकते हैं, वुड कुड शुड हमारा या फिर माइट, प्लस इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड कुड शुड या माइट हो सकता है नेक्स्ट वाला सेंटेंस, और अगर इफ या व्हेन वाला जो क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में होता। अब ये भी काफी देखा जाता है कि सिंपल पास्ट को और पास्ट इंडेफिनिट को एक ही टेंस मान लिया जाता है, जो कि गलत है। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें हमारी, अभी हम पहले ही दफे देख चुके थे कि जो इंडेफिनिट वाले सेंटेंस होते हैं, इंडेफिनिट वाले टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जितने भी इंडेफिनिट वाले सेंटेंस हैं हमेशा जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं, जितने भी सेंटेंस हैं उनमें वर्ब एक्टिव होती है, मतलब कहीं ना कहीं वर्ब होती है। पास्ट इंडेफिनिट में भी क्या होगा, वर्ब होगी या फिर डिड का यूज किया जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट नेगेटिव में हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ इस तरीके से हमारी हेल्पिंग ऑफ वर्ब को लिया जाता है। लेकिन सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो क्या सिंपल पास्ट में भी यही होगा, नहीं, सिंपल पास्ट अलग थोड़ा सा टेंस हो जाता है, अलग कोई टेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो यूज है हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग हो जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ वर्ब देख रहे हैं हम, सिंपल पास्ट की सेम टू सेम नहीं होती है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वॉज वर या फिर हैड। तो हमने इज़ेमाल लिखा था उसी का पास्ट फॉर्म, इज़ेमाल का पास्ट फॉर्म वॉज वर, हैजर का पास्ट फॉर्म हैड। अब इनके साथ वॉज वर जो होती है हमारी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज होती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वॉज वर के साथ आईएनजी यूज होती है, और हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में भी यूज होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन ये तो सिंपल पास्ट टेंस है तो कुछ अलग होना चाहिए, इसमें क्या अलग होना चाहिए, वॉज वर या हैड के साथ इनमें या तो एडजेक्टिव हो जाता है या फिर नाउन देखने को मिल जाता है। एडजेक्टिव या अगर नाउन होगा वॉज वर के बाद या हैड के बाद तो वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ व्हेन वाले क्लोज अगर इन हेल्पिंग वर्ब से हमें दिखते हैं तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वो वुड कुड शुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखें, वुड कुड शुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम पहले देख चुके हैं। वुड सर्टेनिटी को कहीं ना कहीं शो करता है, शुड कहीं ना कहीं एडवाइस को शो करता है, कुड जो होता है एबिलिटी को शो करेगा और माइट पॉसिबिलिटी को शो करेगा। इस तरीके से हो सकता है सेंटेंस। अब इसी में हम ध्यान रखें कि अगर ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस टाइप से सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या हमें यूज करना चाहिए। इफ आई वेंट देयर आई माइट हैव मेट हिम, इफ आई वेंट देयर आई माइट हैव मेट हिम, अगर मैं वहां गया होता, मैं अगर वहां गया तो मैं उससे मिलता, अगर मैं वहां गया तो मैं उससे मिलता। देखें यहाँ पर क्या हो सकता है कि if I went there I might have met him, मुझे क्या हो सकता है यहाँ पर, if I went there I might have met him। यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर माइट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कहीं ना कहीं यूज किया गया है। जबकि अगर एक क्लोज इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो दूसरा सेंटेंस होगा तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो हैव मेट नहीं बल्कि मीट का कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर मैं वहां गया तो मैं वहां मिलता, या फिर ज्यादातर ये वाले जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में बनाना ज्यादा सही होगा कि अगर मैं गया होता तो वहां उससे मिलता। अभी हम सिंपल समझ रहे हैं तो समझने के पर्पज से आपको ध्यान रखना है कि वाले जो क्लोज है अगर पास्ट इंडेफिनिट में कहीं ना कहीं होंगे तो सेकंड जो सेंटेंस होगा माइट कुड शुड या वुड वाले सेंटेंस में होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखें कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस एडजेक्टिव या फिर हमारा नाउन आ सकता है साथ में,
लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शो करेगा। और आगे आने वाले सेंटेंस में ध्यान रखें किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखेंगे जो कि कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। कंडीशनल सेंटेंस ये हमारा थर्ड वाला जो रूल होगा। देखते हैं थर्ड वाला जो हमारा रूल है उसको हमें देखना है कि इफ या व्हेन वाले जो क्लोज हैं, ज्यादातर इफ से ही हमें देखने को मिलता है। तो इफ वाला जो क्लोज है अगर वो पास्ट परफेक्ट में हो, अगर इफ वाला क्लोज हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है तो अब जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा। ठीक, अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट देखा, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में अगर हमारा जो होगा इफ वाला क्लोज, तो जो आगे आने वाला सेंटेंस होगा वो किस में बनेगा। ध्यान रखें जो आगे आने वाला सेंटेंस होगा वो वुड, अभी तो लिखा था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जब भी मॉडल वर्ब का परफेक्ट हम टेंस के रूप में लेते हैं तो वो क्या होता है, वुड हैव या फिर शुड हैव या फिर कुड हैव या फिर ध्यान रखें माइट हैव। ये हमें लेना पड़ेगा। अगर हमारा इफ वाला क्लोज पास्ट परफेक्ट में है तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव में होना चाहिए। प्लस अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होती हैं अगर उनके साथ हमें हैव का यूज कर लें तो जो आगे आने वाला जो हमारी जो वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाती है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इफ वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा तो हमें इस तरह से कुछ यूज करना होगी। अब ये को देख लेते हैं, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब यहीं पर देख लेते हैं हम कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हेड के साथ हमेशा क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होगा तब वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और एक और बात ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि ये वाला रूल बहुत ज्यादा हमारा आया है। कंडीशन सेंटेंस से जब भी क्वेश्चन देखने को मिले ज्यादातर आपका ये वाला रूल बहुत काम आता है। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से क्यों आते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट परफेक्ट में। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पास्ट परफेक्ट में इफ वाला जो क्लोज है कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इफ होता ही नहीं है सेंटेंस में इफ का यूज करेंगे ही नहीं। हेड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से यूज कर लिया जाता है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूज कर लेंगे। इफ वाला क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो कई बार इफ का यूज नहीं होता है, ध्यान रखें इफ सेंटेंस में छुपा हुआ होता है लेकिन फिर भी वो कंडीशनल सेंटेंस है। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिले और थोड़े कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर कि हमें समझ नहीं पाते हैं कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं, लेकिन अगर हेड से स्टार्ट है सेंटेंस आगे कुछ इस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, समझ जाए कंडीशनल सेंटेंस ही हम यूज कर रहे हैं। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा कि हमारा जो रूल है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके इम्पोर्टेंट होने के पीछे एक वर्ब है बीन जो काफी बार यूज होती है। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पर इफ आई हैड बीन देयर I could have found to her. If I had been there, अगर मैं वहां होता ना तो I could have talked to him, मैं उससे बात कर लेता। अब ये कुछ हमारा सेंटेंस है, लास्ट में हम देख लेते हैं नो एरर। लास्ट में हमारा नो एरर है, इफ आई हैड बीन देयर आई कुड हैव टॉक्ड टू। इस सेंटेंस है हमारा, आप देखें यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या गलत है। देखिए इफ आई हैड बीन देयर और यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है आई कुड हैव टॉक्ड टू हिम, ये है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है कुड हैव टॉक्ड, ये कोई दिक्कत नहीं, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है यूज, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो यहाँ पर जो इफ वाला जो क्लोज है वो क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। क्या यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था कि हेड यूज होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर हेड का यूज तो हो रहा है, तो क्या यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है कि नहीं हो रही?
हैड बीन जो होता है हमारा एक और टेंस में आता है ना, हैड बीन तो हमारा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। तो क्या ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो नहीं है कहीं कि हमें तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं एरर मान लेंगे हम। देखते हैं कि यहाँ पर एरर है या नहीं। हैड बीन आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, लेकिन तब उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। कहाँ पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हैड बीन यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं इफ के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर हैड तो आ रहा है, लेकिन बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो यूज हो ही नहीं रही। क्या ये बीन हमारी वर्ब तो नहीं है कहीं? बीन का थोड़ा ध्यान रखना है, बीन के साथ काफी इशू होता है इस वाले पॉइंट में, इस वाले रूल में। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए और बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके साथ अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो ऐसा कुछ होता है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये जो बीन वाली है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बी होती है एक वर्ब होती है, बी बहुत कंफ्यूज करती है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर्ब, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो ये वर्ड बड़ी कंफ्यूज करती है, बी वॉज बीन। तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वॉज या वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होती है, और बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है। तो यहाँ पर जो बीन आ रही है ना वो हैड के साथ क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कोई इशू है ही नहीं। इफ आई हैड बीन देयर तो कोई दिक्कत नहीं, आई कुड हैव टॉक टू हिम बिल्कुल सही। सेंटेंस में क्या हो जाएगी हमारी? नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये जो बीन वाली जो वर्ब है ना ये बड़ा कंफ्यूज करती है इस वाले रूल में कि इनके साथ पास्ट परफेक्ट और सेंटेंस आपका वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव में हो सकता है। तो ध्यान रखना है बीन जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कई बार यहाँ भी आएगी, बहुत बार ये बीन जो यहाँ भी यूज होगी, माइट हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो रही है। यहाँ पर यूज हो सकती है हैड बीन, ऐसा हो सकता है। और एक और वर्ब जो हमें कंफ्यूज करती है वो एक और है कि हैव, हैज या हैव। अब इसको भी ध्यान रखना है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब तो होती है, पर हैज या हैव जो होती है हमारी वर्ब भी होती है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये दोनों जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस वाले रूल में और कंडीशनल सेंटेंस में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। हैज या हैव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म के रूप में हैड यूज किया जाएगा, और थर्ड फॉर्म में क्या होगी? हैड यूज की जाएगी। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, हैड या फिर हैड। अब आप देख रहे हैं कि हैड जो होता है वो किस में यूज होता है? पास्ट परफेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैज या प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। पर ये हेल्पिंग वर्ब तो होती है, साथ में ये मेन वर्ब भी होती है। ध्यान रखें, हैज या हैव मतलब होना, तो यहाँ पर क्या होगी? वर्ब के रूप में भी यूज होती है हैज या हैव, और ये हेल्पिंग वर्ब तो होती है। सेम चीज वॉज वर्ब भी कंफ्यूज करती है, वॉज वर्ब भी कंफ्यूज करती है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती है, और ये वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। और ये हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हैड है, और थर्ड हमारा हैड है। तो ये काफी कंफ्यूज करते हैं इस वाले रूल में, इसलिए हमें ये वाला ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर बी कभी आपको दिख जाए, यहाँ पर दिख जाए, या फिर कभी कुड हैव, यहाँ पर अगर आपको बी कभी दिख जाता है तो कोई गलत नहीं है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है, इसलिए उसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ पर इफ का यूज नहीं होगा, हैड के साथ दे देंगे तो भी सही मानेंगे, या फिर कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा तो भी हम उसको सही मानेंगे, उसको गलत नहीं मानेंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंस की 4 कंडीशनल सेंटेंस हमने देखे हैं, 4 पॉइंट देखे कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट था उस पर हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला ध्यान रखना है प्रेजेंट से रिलेटेड, सेकंड ध्यान रखना है पास्ट से रिलेटेड। तो कुछ इस तरह से रूल्स, इन रूल से हमारे क्वेश्चन देखने को मिले कंडीशनल सेंटेंस से। और एक और बात ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हमारे टेंस का ही पार्ट होता है, कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, टेंस का ही एक हिस्सा है, टेंस का ही एक पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जुड़ी होती है कि पहली कंडीशन दूसरी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम इसे कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरे कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगर कुछ कभी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इन रूल से कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आई होप कि आप लोग काफी सही उसको एरर के क्वेश्चन आते हैं या फिर फिलअप के क्वेश्चन आएंगे तो आप काफी सही उनको लगा पाए। तो थैंक यू।